महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा के जो चुनाव है थोड़े दिन में महाराष्ट्र में हम देखने मिलेंगे। हालांकि जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन की जो टीम है मुंबई आई थी और मुंबई आकर उन्होंने समीक्षा बैठक किए है, उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना तय है अब, और इसी बीच में जब एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक आंदोलनों से एक कार्यकर्ता सामने आता है और समाजवादी पार्टी से अब वो शायद इस बार चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ फहाद अहमद जी है। सर, कैसा लग रहा है कि आपका जो नाम है अभी अणुशक्ति नगर से आपका पहले नंबर पे शुरू है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आपको इस बार टिकट जो है विधायक की मिलने वाली है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब बात अणुशक्ति नगर की आती है तो जाहिर सी बात है, खुशी होती है, क्योंकि अणुशक्ति नगर ने ही मुझे देश भर में पहचान दी। आपको जैसे पता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज अणुशक्ति नगर में आता है। वहाँ जब मैं एमफिल कर रहा था, अभी पीएचडी कर रहा हूँ, वहाँ के छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जीता, वहाँ आंदोलन किए। फिर जहाँ के जितने मुद्दे हैं, मेरा घर अणुशक्ति नगर में है, तो जाहिर सी बात है, जहाँ जिस इलाके ने आपको पहचान दी हो, अगर उस इलाके का प्रतिनिधित्व करने का और उस लड़ाई में शामिल होने का, जिससे कि आपके पास एक अथॉरिटी होगी कि आप एरिया का विकास कर सकें, लोगों के मुद्दे हल करें, तो ये बहुत ही सुखद पल है। और मुझे पूरी उम्मीद करता हूँ, वैसे तो अभी आपने देखा होगा जो 27 तारीख को हमारा कार्यक्रम था जिसमें सुप्रिया सुले जी आई थी, उसमें हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी जी ने ये बात को बोला है कि ये टिकट समाजवादी पार्टी मांग रही है और फहाद अहमद यहाँ से जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही है, महाविकास अघाड़ी की मीटिंग चल रही है। हम लोग भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस को मजबूत करने का जो परचम उत्तर प्रदेश में लहराया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी का जो सम्मानित स्थान है वो महाविकास अघाड़ी में मिलेगा और हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से इन जो महाराष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो गद्दार लोग हैं, इनके खिलाफ हम सड़कों से लेकर सदन तक लड़ेंगे और इनको दिखाएंगे कि महाराष्ट्र जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता का प्रदेश है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के वादों का प्रदेश है। ये ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, इन सब का ये प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर आप जो है नफरत की, धोखे की राजनीति जो है बहुत लंबे वक्त तक नहीं कर सकते। सर, इस बार के जो विधानसभा के मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि इस बार के जो मुद्दे हैं बहुत सारे रहेंगे, जैसे बदलापुर हो जाए या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू कोलैप्स हुआ था वो हो जाए। तो इस बार के अणुशक्ति नगर के क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आप अणुशक्ति नगर से विधायकों के चुनाव लड़ सकते हैं इसलिए? देखिए, बदलापुर, मैं इस पे भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि बदलापुर जो है वो मुद्दा नहीं है, वो विफलता है। जिस बम्बई के अंदर, मैं याद है कि जब मैं आया था यहाँ तो लोग कहते थे कि हमारी जो दोस्त थी वो बम्बई में सिक्योर फील करती थी। उनको लगता था कि और प्रदेशों से अच्छा है जो हमारा बम्बई है, महाराष्ट्र है, रात के 2 बजे भी निकल जाते हैं तो कभी डर महसूस नहीं होता। तो बदलापुर तो विफलता है, गद्दारों के मुंह पे तमाचा है। और अणुशक्ति नगर के मुद्दों की बात आप करें तो देखिए, अणुशक्ति नगर एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर बहुत सारा एक बड़ा एरिया आता है। यहाँ पर लोगों को अणुशक्ति नगर में रहने के नुकसान तो बहुत हैं, लेकिन अब तक फ़ायदा नहीं मिला। नुकसान क्या है? ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ से लोगों को डर लगता है कुछ इस तरह की चीज़ हो। एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, आरसीएफ है, तो ये एकदम से वो बन गया है, बराबर में हमारा डंपिंग ग्राउंड है, ये एक गैस चैम्बर सा बन गया है। तो इस तरह उसके बाद भी यहाँ लोगों को कोई सुविधाएं नहीं, कोई ढंग का अस्पताल नहीं है अणुशक्ति नगर में। चीता कैंप में एक अस्पताल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन 2 डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ कोई मशीन नहीं है। यहाँ के सड़कों के हालात बहुत खराब है और सबसे बड़ी बात यह है शिक्षा। आज का जो नौजवान है वो शिक्षा की एक अलग ही, हमारे पूरे भारतवर्ष में एक माहौल चल रहा है, उसके लिए कोई उपलब्धता नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि अभी तक पिछले कुछ सालों में खास तौर से देखें तो अणुशक्ति नगर को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया गया है। जो मौजूदा लोग यहाँ से विधायक रहे, महाराष्ट्र नगर की आप जाके हालत देखिए, भारत नगर की आप हालत देखिए, चीता कैंप की देखिए, पांचरापोल की देखिए, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे। और मैं देखिए रिसर्चर आदमी हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मेरा हमेशा से, और मैं सोशल वर्क से पीएचडी कर रहा हूँ, तो सोशल वर्क की एक अप्रोच होती है, हम बॉटम टू टॉप अप्रोच रखते हैं। पॉलिसीज जो है एसी के कमरों में नहीं बनना चाहिए, ग्राउंड पे बनना चाहिए। मेरी एक टीम है 5-7 लोगों की, वो इस वक्त पूरा सर्वे कर रही है, लोगों से पूछ रही है कि लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं। ये मोटी मोटी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें लोगों की तरफ से आना चाहिए। और मैं, अगर मुझे मौका मिला, मैं इस बात का वादा कर रहा हूँ कि अणुशक्ति नगर विधानसभा के जो जनता है उसको मैं सदन में और सड़क में
क्योंकि मैं एक आंदोलन की पृष्ठभूमि से आता हूँ, उनकी हर एक ज़रूरत के लिए मैं संघर्ष करूँगा और हम लोग उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ बना रहे हैं। देखिए बहुत सारी जब चीज़ें होती हैं तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना होता है। हम एक 6 महीने का प्लान बनाएँगे, एक 1 साल का प्लान बनाएँगे, एक 2 साल का प्लान बनाएँगे। वो सारा प्लान जो है आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान मैं आप मीडिया के साथियों और अपनी अतुल्य जनता जो अणुशक्ति नगर की है उसके सामने रखूँगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर हम लास्ट टाइम का देखें तो लास्ट टाइम के जो विधायक है नवाब मलिक यहाँ से थे। नवाब मलिक शायद इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे ऐसा दिख रहा है क्योंकि उनकी तबीयत की वजह से। लेकिन शायद उनकी बेटी जो है उनको शायद से यहाँ से चुनाव लड़ा दिया जा सकता है क्योंकि वो अभी अजित पवार गुट में एनसीपी के। तो शायद आपका जो कंपटीशन है अब उनके साथ रहेगा। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? शायद जिस कंपटीशन में अगर बात किया जाए तो एक दल और दूसरा दल महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति। यार देखिए, अगर आप मेरे बारे में थोड़ा भी जानकारी गूगल से या किसी से पता करेंगे, हमने कभी किसी कंपटीशन को कंपटीशन नहीं माना। जब इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का डर हर दिल में बैठा दिया गया था, तब हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलते थे। जब वो क्रोनोलॉजी समझाते थे कि सीए आएगा, एनआरसी आएगा, तब हमने सड़कों पे जो है आंदोलन किए। हम लोगों ने हज़ारों लाखों लोगों की जो है गैदरिंग्स में लोगों को इकट्ठा किया। वो एक मुझे नहीं पता कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मेरे चुनावी मैदान में आने के बाद शायद फिर से हमारे जो विधायक जी हैं वो दोबारा यहाँ से लड़ना चाहेंगे, कि उनको लगता है कि शायद उनकी बेटी जो है वो इस तरह से, और बेटी इसलिए नहीं कि वो महिला है इसलिए नहीं मुझे चैलेंज देंगे। मतलब मुझे लगता है कि देखिए, मेरा एक्सपोजर ये है कि मैं कुछ नहीं था और मैं बना हूं। और फिर जो लोग बड़े नेताओं के जो बच्चे वगैरह होते हैं, मुझे लगता है उनमें वो जनता की शायद दर्द और दुख जो है नहीं आ पाता। लेकिन वो मेरी बहन है, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं और बहुत सम्मानपूर्वक चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं। एक जगह एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो उनके बारे में किसी ने अपशब्द इस्तेमाल किए। मैंने उनको वहीं रोक दिया। मैंने कहा, याद रखिएगा कि एक महिला जब राजनीति में होती है तो उसके ऊपर कोई भी तोहमत लगाना बहुत आसान होता है। वो मेरी बहन जैसी है। उनको मैं ये वादा करूंगा कि चुनाव के अंदर कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया हमारे कार्यकर्ता से नहीं होगी कि उनको ये लगे कि साहब हमने एक हद क्रॉस कर दी है। चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाएगा, अणुशक्ति नगर के मुद्दों के लिए लड़ाएगा, और जो जनता फैसला लेगी वो उनको भी मान्य होना चाहिए और मुझे भी मान्य होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर देखें मुद्दे की तरफ तो एक बदलापुर है। बदलापुर में जिस तरीके से अभी अक्षय शिंदे जिस तरीके से उसका एनकाउंटर करके मार गिराया है, उसके बाद अभी जो केस है फिलहाल अभी चल रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में। लेकिन वो एक सबसे बड़ा ऐसा अभी शुरू हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ये पूरा क्रेडिट लेके जाएंगे या फिर एकनाथ शिंदे। क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के जो पोस्टर्स है वो अब दिख रहे हैं, जैसे राइफल हाथ में लिए हुए, वही दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता है वो सब बोल रहे हैं कि अब ये हमारा जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है। तो आप इसे किस तरीके से पूरा इस सिचुएशन को देखते हैं अभी? मुझे क्रेडिट से ज़्यादा इन लोगों की विफलता नज़र आती है। विफलता क्यों नज़र आती है? इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर न्यायिक प्रक्रिया है। आपने उसको मार दिया, आपने उससे जांच तो करते, और कौन कौन शामिल था, कौन कौन किस किस ने गलती की थी, स्कूल के लोग कौन शामिल थे कि नहीं, आपने बगैर जांच करे। देखिए, मैं जो है इस तरह की इनकाउंटर किलिंग्स को पॉलिटिकल किलिंग्स बताता हूँ। मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता। अरे आपने उस बच्चियों को जिनके साथ ये घटना हुई, उनको अगर आपको इंसाफ दिलाना था तो आपको एक नज़ीर बनानी थी। आप उसको फास्ट ट्रैक में जो है केस को चलाते, पॉस्को के अंडर केस को चलाते, और फिर कोर्ट से जो है सख्त से सख्त सजा लेके आते। ये हमारे देश के अंदर ये चीज़ हो रही है, ये आने वाले वक्त के लिए बहुत खतरनाक है। आज हम खुश हो सकते हैं, लेकिन ये कोई और मुद्दा होगा, कल उठा के उसको मार देंगे ये गोली, तो फिर जांच कैसे होगी? हमें जांच चाहिए, हमें पड़ताल चाहिए। हमें हर एक व्यक्ति को आपने मार दिया, और जो लोग इन्वॉल्वमेंट थे अब क्या होगा? तो मुझे लगता है ये पोस्टर लगा के अपनी विफलता का तांबा बंद करें। महाराष्ट्र जो है इंटेलेक्चुअल लोगों का प्रदेश है। यहाँ पर आप जो है किसी को इस तरह की जो है क्लिंग्स करके और ये करके आप लोगों को लगता है अगर आप जनता को खुश कर देंगे, आप लोगों की गलतफहमी, ये आपकी विफलता है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें इन सब पूरे जो एनकाउंटर है इसमें किसी को बचाया जा रहा है? बिल्कुल बचाया जा रहा है। किसी है को मैं भाई देखिए, मैं कौन हूँ? मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये तो मेरी कोर्ट तय करेगी ना। मैं मीडिया में ट्रायल करने पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं जितनी जानकारी मैंने अपने उस इलाके के दोस्तों से पता कराई, शिंदे साहब के कुछ लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है। शिंदे साहब ने इसीलिए उसका इनकाउंटर कराया है, ताकि लगे कि एक शिंदे को मरवाया है तो शिंदे पावरफुल है। नहीं, इनके कुछ कारोबारी दोस्त हैं, इनके कुछ बड़े लोग हैं जिनको ये बचाया जा रहा है। उसकी जांच होना चाहिए, ये मेरा आरोप है।
अगर आप गलत हैं, अगर मैं गलत हूं, तो आप जांच करा के न्यायिक प्रक्रिया में जो है इस चीज को ओपन कर दीजिए। बिल्कुल सर, अगर अभी हम लोग अगर थोड़े और चुनाव के इसमें आते हैं, तो हम लोग देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू कोलैप्स हुआ था, उसके बाद रिपोर्ट्स भी है उसके। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं सफलता, एक असफलता है जो सरकार की इसमें, जिस तरीके से पूरा जो कोलैप्स हुआ है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू? आप ये बताइए किसकी असफलता है? सरकार जिसकी होगी, इल्जाम तो उसके पे है। मतलब क्रेडिट आप अच्छी चीजों का लेंगे, और आपको जब गलत करेंगे तो आप उसकी जो है उसकी उससे भागेंगे। आपने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो मूर्ति को बनने में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे महाराष्ट्र की शान और पहचान है, उनकी मूर्ति के साथ आपने खिलवाड़ किया। नरेंद्र मोदी जी जानते हैं पीआर, देखो वो पीआर के पर्सन है, उनको कैसे कब प्यार करना। आप देखिए पुणे में 6 बार आ गए वो सेम मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए, उनको मजा आता है, वो आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। अरे आप क्वालिटी देखें ना उसकी। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनवा के एक ऐसे करप्ट लोगों से मूर्ति बनाई, इन्हीं के लोग थे सब। किसको दिया था ठेका? निकलवाइए जानकारी आप। वो ठेका गुजरात के लोगों को दिया गया, और आप महाराष्ट्र के साथ कर क्या रहे हैं? देखिए गुजरात भी हमारे भारत का एक प्रदेश है, कोई गुजरात में जो लोग रहते हैं उनसे भी हम प्रेम करते हैं, लेकिन जो चीज़ महाराष्ट्र में आती है आप वो गुजरात के लोगों को देते हैं, तो महाराष्ट्र के लोग कहाँ जाएं? एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है महाराष्ट्र को बनाने की, महाराष्ट्र को विकसित बनाने के लिए। तो आप जो है ये चीज़ें आप जो है नहीं कर सकते। सर, हर बार विरोधी पक्ष की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स है महाराष्ट्र के लिए वो जा रहे हैं अभी गुजरात जा रहे हैं। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स आपको लगता है जो गुजरात जा रहे हैं, लेकिन जो पक्ष की जो पार्टीज है उनकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है जो महाराष्ट्र को है, महाराष्ट्र को मिल रहा है? सेमीकंडक्टर का जो प्रोजेक्ट था पुणे में, वो कहाँ पहले घोषित हुआ था? कहाँ हुआ था? आप उनसे सवाल पूछिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूँ। सेमी कंडक्टर का जो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट लगना था, उसमें हज़ारों नौजवानों की जो है नौकरी लगती, आपने वो जाके वहाँ ले दिया। और ये लोग झूठ बोलते हैं, एक नंबर के झूठे लोग हैं। इन्होंने ये सोचा कि हम महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ बना देंगे। लोकसभा का रिजल्ट आपके सामने है। अगर हम झूठ बोल रहे होते तो देखिए, जनता से समझदार इस देश में कोई नहीं होता। जनता हमारी मालिक है। जनता ने आपको रिजल्ट दे दिया, आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। और आप ये देखना, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, और एक ऐसी सरकार बनाने जा रही है जो पूरे देश के अंदर इस बात को स्थापित करेगा कि गद्दारी करने का जो है रिजल्ट जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। सर, अभी आपने बोला कि जैसे महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है अगली बार, सीएम फेस कौन होगा? सीएम फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा एक प्रश्न उस पर उठा हुआ है। सीएम फेस, सीएम फॉर्मूला कैसे डिसाइड होगा महाविकास आघाड़ी में? महायुक्ति का सीएम फेस कौन है, आपने कभी पूछा? वो लोग तो कहते हैं कि हम लोग एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने बोली, अजित पवार जी ने बोली, बीजेपी ने बोली, नहीं बोली। अब सुनिए, हम लोगों की एक प्रक्रिया है, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोगों ने, हमारी पार्टियों ने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपने खून बहाया है। यहाँ पर हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, हम विधायक चुन के भेजते हैं, और विधायक जो है वो सीएम को चुनता है। यही तो तरीका है, या कोई दूसरा भी तरीका इसका होता है? हमारे विधायक चुन के आ रहे हैं। हमारी पार्टियां जो है, पार्टी के जो बड़ा बड़ा नेतृत्व है, राहुल गांधी जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, शरद पवार साहब हैं, अखिलेश यादव जी हैं, सब लोग आपस में बैठेंगे, सारे विधायकों के साथ जो है मशवरा हो जाएगा, और आपके सामने से चीफ मिनिस्टर भी आ जाएगा। हाँ, मैं सीएम का फेस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि वो सीएम का फेस महाराष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं करेगा। हाँ, वो महाराष्ट्र के विकास के प्रोजेक्ट्स को किसी और प्रदेश में नहीं जाने देगा। हाँ, वो महिलाओं के लिए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रखेगा जिसमें महिलाएं दोबारा जो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सुरक्षित फील करें। हाँ, वो चीफ मिनिस्टर ऐसा होगा जो किसी भी कीमत पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति और वोट मांगने का काम नहीं करेगा। उनकी हम वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित करेंगे, और आप आने दीजिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त मैनिफेस्टो हम लोगों का आने वाला है। महाविकास आघाड़ी के समाजवादी पार्टी का? महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ रही है। अब सारी पार्टियों, हम भी अपना मैनिफेस्टो निकालेंगे, लेकिन जब कोई भी अलायंस होता है तो उसकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और मैं एक चीज़ आपसे वादा करता हूँ, हम मुख्यमंत्री बदलेंगे, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना नहीं बदलेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री बदल देंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री पैसे कम दे रहा है। हम जो है लाडली बहन योजना की उसके तहत हम जो है
ज़्यादा पैसे देने का काम करेंगे। मैं भी इसी पर ही आ रहा था स्कीम्स के चलते कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना लाए हैं, अलग अलग योजनाएं, तो क्या आपकी सरकार आने के बाद ये सब योजनाओं को एक स्टे ऑर्डर लाने वाले हैं, या फिर ये जो योजनाएं हैं या फिर जो प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं वो चलने देने वाले हैं? वैसे देखिए, महाराष्ट्र के विकास में हम कोई अड़चन आने नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री बहन लाडली बहन योजना में मैंने आपसे कहा, फिर से सुनिए आप, हम गद्दार मुख्यमंत्री बदलेंगे, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना नहीं बदलेंगे। 1500 दे रहे हैं ना, हम तो दूसरी जगहों पे 2000 रुपये देते हैं। जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो, अभी हमने 2000 रुपये का हरियाणा में वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में। तो हम गद्दार मुख्यमंत्री बदलेंगे, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना नहीं बदलेंगे। तो ये थे हमारे साथ फहाद अहमद, जिन्होंने बात किया हर मुद्दों के ऊपर। महाराष्ट्र के असेंबली के जो चुनाव आने वाले अभी कुछ ही दिनों में, शायद जो जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन की जो टीम आई थी, उन्होंने कहा भी कि 26 नवंबर के पहले शायद जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई।